हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो आज आ चुका है वन शॉट, एक बहुत सिंपल बट बहुत अच्छे चैप्टर का। भैया पानी बोला था गरम, चाय नहीं थी। आज मेरे बच्चे हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। क्या है रजी? मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। यूजुअली बच्चे इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं, बट ट्रेंड में देखा गया है कि ये चैप्टर 5 नंबर का आता ही आता है पेपर में। अच्छा, टॉपिक्स लाइक कौन मेंबर बन सकता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर कैसे मेंटेन करना है, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, बेनिफिशियल ऑनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, ये सारे टॉपिक्स मेरे बच्चे ऐसे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। आइए, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मेंबर कौन होता है एंड शेयर होल्डर कौन होता है। समझो बच्चे, एक कंपनी है, राइट, एंड द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। क्योंकि इतना हम सबको पता है, इफ अ कंपनी इज नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स, डन, तो भाई उसके शेयर होल्डर्स कैसे हो जाएंगे? शेयर होल्डर किस कंपनी के होंगे? इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। मान लो ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी, पता तो होगा तुम्हें, गोलमो, ठीक है जी। अब ये हमारी क्लास की बच्ची है दीपिका। दीपिका ने क्या किया रजे? गोलमो के शेयर्स परचेज किए। गोलमो के क्या परचेज किए? शेयर परचेज किए। तो जब दीपिका ने शेयर परचेज किए तो दीपिका क्या बन जाती है? शेयर होल्डर। दीपिका क्या बन जाती है? शेयर होल्डर। क्या इतना हम सबको क्लियर है? यस। अब दीपिका का नाम, क्योंकि दीपिका मेरी शेयर होल्डर है, तो दीपिका का नाम मैंने अपने रजिस्टर में एंटर कर लिया। हर एक कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना होता है। क्या बनाना होता है मेरे बच्चे? रजिस्टर ऑफ मेंबर। दीपिका मेरी शेयर होल्डर है, उसके पास मेरे शेयर्स हैं, तो दीपिका का नाम मैंने रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर लिया। जैसे ही दीपिका का नाम मैंने आरओएम में एंटर किया, दीपिका मेरी क्या बन जाती है? मेंबर। दीपिका मेरी क्या बन जाती है? मेंबर। जब भी आप कंपनीज एक्ट देखेंगे, शेयर कैपिटल के बियॉन्ड, वहां वर्ड शेयर होल्डर यूज नहीं होता है, वहां वर्ड यूज होता है मेंबर। जनरल मीटिंग का नोटिस किसको जाएगा? मेंबर को। प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? मेंबर। कोरम कितनी? 5 मेंबर पीपी, याद कर रहे हो? वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? मेंबर के पास। डिविडेंड किसको जाता है? शेयर होल्डर को। डिविडेंड किसको जाता है? शेयर होल्डर को, राइट। तो यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें वर्ड क्या यूज होता है मेरे बच्चे? मेंबर। चाहे कंपनी विद शेयर कैपिटल है, चाहे कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, क्या मेंबर दोनों में हो सकते हैं? यस। विद शेयर कैपिटल में मैंने शेयर लिए, मेरा नाम आरओएम में आया, आई एम द मेंबर। विदाउट शेयर कैपिटल में मैंने गारंटी दी है, मेरा नाम आरओएम में आया, आई एम द मेंबर। क्या यहां तक क्लियर है? एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 55 डिफाइन करता है कि भाई मेंबर जो है वो होता क्या है। हम धीरे धीरे इन सब चीजों की बात करेंगे, राइट। अब सबसे पहला लॉ मेकर एक बात बोल रहा है कि भाई देख, मेंबरशिप एक्वायर करने के काफी सारे तरीके होते हैं। तरीके जैसे, मैं एमओए की सब्सक्राइबर्स बन जाऊं, मैं यहां पे लिख सकती हूँ वेज टू एक्वायर मेंबरशिप, राइट। ways to acquire membership, that how can I acquire membership in a company? सबसे पहला तरीका, मैं क्या बन जाऊं मेरे बच्चे? एमओए की सब्सक्राइबर। क्योंकि जब मैं एमओए की सब्सक्राइबर बनूंगी, अगर आपको याद हो, तो हर सब्सक्राइबर को एक शेयर लेना क्या होता है? कंपलसरी। एक शेयर लेना क्या होता है? कंपलसरी। तो जब मैं कंपनी का एक शेयर लूंगी, मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगी, क्या मेरा नाम आरओएम में आ जाएगा? यस। तो मैं क्या बन जाऊंगी? मेंबर। एक तरीका जिससे मैं मेंबर बन सकती हूँ, इसकी एमओए की सब्सक्राइबर बन जाऊं। दूसरा, कंपनी जब शेयर इशू करेगी, अगर उस शेयर में मुझे अलॉटमेंट हो जाए तो मैं कंपनी की मेंबर बन सकती हूं। मुझे किसी ने शेयर ट्रांसफर कर दिए तो मैं कंपनी की मेंबर बन सकती हूं। किसी के शेयर मेरे पास थ्रू ट्रांसमिशन आ जाए तो मैं एक कंपनी की मेंबर बन सकती हूं। एंड एक कंसेप्ट आता है मेंबरशिप बाय एस्टोपल। क्या आता है मेरे बच्चे? मेंबरशिप बाय एस्टोपल। कि भाई अगर मैं किसी को शो करूं दैट आई एम द मेंबर, आई एम पर्सोनेटिंग माई सेल्फ एज द मेंबर। आपने बोला ए हेलो हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम गुड, हु आर यू? आई एम द मेंबर ऑफ गोलमो, यू नो। ओके, तो भाई समझो, इट इज लाइक एजेंसी।
राइट, इट इज लाइक एस्टोपल इन जेईजीएल ऑल्सो। तो एस्टोपल का मतलब दैट यू हैव स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम एक्टिंग इन अ कॉन्ट्रेरी वे, कि आपने दूसरे बंदे को दिखा दिया यू आर द मेंबर, तो नाउ यू हैव टू पे द मनी। अगर आपने डिविडेंड ले लिया शेयर पे तो कॉल मनी भी आपको देनी पड़ेगी। दिस इज द केस, दीज आर वेज टू एक्वायर मेंबरशिप। अब एक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, हु कैन बी द मेंबर, हु कैन बी द मेंबर, कि मेंबर कौन कौन बन सकता है। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? द आंसर इज यस, बिल्कुल बन सकती है। क्या एक फॉरेनर किसी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या एक फर्म कंपनी की मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या एचयूएफ कंपनी का मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या एक ट्रेड यूनियन कंपनी की मेंबर बन सकती है अगर रजिस्टर्ड है तो यस। क्या एक एलएलपी कंपनी की मेंबर बन सकती है? द आंसर इज यस। क्या पाउनी कंपनी का मेंबर बन सकता है? द आंसर इज नो। क्या एक एसआईनी कंपनी का मेंबर बन सकता है? द नो। क्या माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है? वैसे तो नो, लेकिन अगर आप उसको सारे के सारे राइट्स दे रहे हो तो यस। बट कॉल के लिए अभी भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और जब वो बड़ा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ये तो इस पे है कि उसको वो शेयर रखने हैं या आगे सेल करने हैं। तो अब देखो, इसमें से जरूर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको पेपर में क्या दिया जाता है, आपको 4-5 लोगों के नाम दिए जाते हैं और आपको वहां बताना होता है कि ये लोग मेंबर बन सकते हैं या ये लोग मेंबर नहीं बन सकते। आइए, सबसे पहला क्या है मेरे बच्चे, कंपनी। क्या कंपनी एक कंपनी की मेंबर बन सकती है? यस, लीगल एंटिटी कैन बी मेंबर ऑफ अदर एंटिटी, बट इसमें एक सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 19, जो ये बात कहता है कि सब्सिडरी कंपनी जो है, सुनो, सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी की क्या नहीं बन सकती, मेंबर। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस है। अगर सब्सिडरी ने शेयर होल्ड करके रखे हैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सब्सिडरी ने शेयर होल्ड करके रखे हैं एज अ ट्रस्ट, या फिर सब्सिडरी के पास पहले से ही शेयर थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, एलएलपी बन सकती है, सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है अगर उसका एमओए एओए अलाउ करे। एक फॉरेनर है वो भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। एक इंसॉल्वेंट, जब तक उसका नाम बुक्स में है तब तक तो वो मेंबर रहेगा ही, बट बाद में जब उसके सारे शेयर्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, असाइनी को। माइनर देखते हैं। अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर, इतना हम लोगों को पता है, थैंक यू सो मच भैया। माइनर जो है मेरे बच्चे कभी भी मेंबर बन नहीं सकता है। इफ शेयर्स आर ट्रांसफर टू अ माइनर, ट्रांसफर इज लायबल फॉर फ्यूचर कॉल्स, कि भाई अगर शेयर माइनर को दे भी दिए हैं फिर भी फ्यूचर कॉल के लिए कौन लायबल है, ट्रांसफरर। कौन लायबल है, ट्रांसफरर। मतलब अगर मैंने अपने शेयर्स बेच दिए, आई एम द ट्रांसफरर, जिसको बेचे वो माइनर है, और मान लो वो पार्टली पेड अप थे, अच्छा फुल्ली पेड अप है तो बना दो माइनर को मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पार्टली पेड अप है, कॉल मनी जो जाएगी उसके लिए कॉल मेरे को आएगा, माइनर को नहीं जाएगा। ठीक है, कब तक आप लायबल हो, टिल ही अटेन्स द मेजोरिटी। अ कंपनी में रिफ्यूज द ट्रांसफर इफ द कंपनी नोज ऑफ हिज माइनॉरिटी। Minor can hold fully paid up shares through a guardian, and also a minor after attaining majority, if he does not want to be a member, he must repudiate his liability on the share on grounds of minority। कभी कभार ये क्वेश्चन सीधा 3 मार्क का आ जाता है कि बताओ माइनर मेंबर बन सकता है या नहीं, तो आ गया तो आप ये सब मेरे बच्चे लिख कर आओगे। उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। एन इंसॉल्वेंट इज अ मेंबर एज लॉन्ग एज उसका नाम कहाँ है मेरे बच्चे, रजिस्टर में। ठीक है, उसके पास वोटिंग पावर भी होगी, डिविडेंड भी होगी, लेकिन समझो वो कह रहा है इंसॉल्वेंट है, जब तक आपका नाम आरओएम में है आप मेंबर हो, लेकिन उन शेयर्स पे डिविडेंड एंड वोटिंग राइट किसके फेवर में हो जाएगा, ऑफिशियल असाइनी के फेवर में। किस पे होगा, ऑफिशियल असाइनी। अच्छा, पावनी कौन होता है मेरे बच्चे, जिसके पास शेयर्स गिरवी हैं उसे बोलते हैं पावनी। भाई किसी के पास मैंने शेयर्स गिरवी रखे, हाउ कैन ही बी द मेंबर, मेंबर तो मैं ही हूं ना, उसके पास तो शेयर गिरवी है। अगर कल को मैंने उसको पैसे दे दिए तो शेयर वापस मेरे पास ही आएंगे, तो उसको मेंबर बना के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। पावनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मेंबर। रिसीवर सेम, कोई पर्सन है इंसॉल्वेंट है, उसका रिसीवर अपॉइंट होता है, रिसीवर कैन ऑल्सो नॉट बी द मेंबर। पर्सन टेकिंग शेयर्स इन अ फिक्टिशियस नेम, भाई मेरा नाम शिवानी है बट मैं शिवम के नाम पे शेयर्स ले रही हूं, दैट आई एम टेकिंग इन अ फिक्टिशियस नेम, तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, दैट आई एम द फ्रॉड। एंड ट्रेड यूनियन मेरे बच्चे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। तो ये सवाल आ सकता है
कि कौन कौन जो है वो मेंबर बन सकता है। अभी हम इसको एक बार मॉड्यूल से भी कर लेंगे सो दैट आप लोगों की चीजें एकदम टिच हो जाए। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। कौन सा आता है मेरे बच्चे? रजिस्टर ऑफ मेंबर। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, ये 3 तरीके के रजिस्टर बनाने होते हैं। रिपीट, हर कंपनी को हर कंपनी को 3 तरीके के मेरे बच्चे रजिस्टर बनाने हैं। कौन कौन से? रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर एंड रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। क्लियर है? रजिस्टर ऑफ मेंबर का फॉर्मेट होता है MGT1। क्या होता है मेरे बच्चे? MGT1। और अदर डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का होता है MGT2। क्या ये बात याद रहेगी? पक्का पक्का। रजिस्टर ऑफ मेंबर MGT1, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स MGT2। अब कंपनी कह रही है भाई देख, अगर मोर देन 50 मेंबर्स हैं तो इंडेक्स भी बना ले। अच्छा, इंडेक्स का मतलब जैसे याद करो स्कूल की नोटबुक्स में होता था, जब इंडेक्स में मान लो हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या हम लोग अल्फाबेटिकल वाइज टीचर मेंटेन करती थी? यस और नो? अब तुम अपनी नोटबुक में क्या क्या लिख रहे हो, क्या वो इंडेक्स में लिखते थे? आज तक वैसे तुमने यूज नहीं किया होगा, पता है मुझे तुम्हारा, लेकिन इंडेक्स का काम ही यही होता है कि नोटबुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो लिखना। तुम इंडेक्स में ही अपना नाम लिख देते थे बड़ा बड़ा, राइट? मुझे याद है, मैंने ऐसे किया है। सो वो क्या कह रहे हैं? सो दैट अगर मेरी कंपनी के 1000 मेंबर है, मुझे भाई पता करना है विपुल के शेयर पास कितने हैं, तो मैं क्या पन्ने थोड़ी ना पलटूंगी, समझो। तो अगर मेरे पास इंडेक्स मेंटेन रहेगा, वी पे जाऊंगी, वी से विपुल निकालूंगी और क्या वहां चली जाऊंगी? यस। बट अगर मेरी कंपनी में 50 से कम या 50 तक मेंबर भी हैं तो मेरे को इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स इजी टू फाइंड, राइट? बट इफ माई कंपनी हैज मोर देन 50 मेंबर्स देन वी हैव टू मेंटेन इंडेक्स। क्या क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है ये जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसी तरीके से कंसेप्ट आता है रजिस्टर ऑफ फॉरेन मेंबर। क्या आता है मेरे बच्चे? रजिस्टर ऑफ फॉरेन मेंबर। बट वो करने से पहले एक बार हम अपने मॉड्यूल पर चलते हैं एंड थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की चीजों को कोशिश करते हैं, सो दैट इस वन शॉट के बाद आपके जो टॉपिक्स है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है? आजी आ जाए जी। हम लोग क्लास में भी मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं, बिकॉज जब ICSI ने हमें मॉड्यूल दिया है तो चांसेस आर हाई कि अगर हमने मॉड्यूल पढ़ लिया तो हम बहुत इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है? स्टडी मटेरियल, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो भाई तुम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ओके 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 ओके, चलो कट करते हैं। पेज नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 250 पे चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। शेयर कैपिटल आ रहा है, ओके। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आ गया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये क्या आ गया बच्चे? मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। आ जाइए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हमारा रजिस्टर? रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। आइए, ये रहा रजिस्टर ऑफ मेंबर। सेक्शन कौन सा है? 88। ये हम डिस्कस कर चुके थे। हर कंपनी को ROM बनाना है, ROD बनाना है, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स बनाना है, जिसमें अगर आपके 50 से ज्यादा मेंबर हैं तो आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए? इंडेक्स। क्या होना चाहिए? इंडेक्स। अच्छा, रजिस्टर में क्या क्या लिखोगे? मुझे एक बात बताओ, रजिस्टर में क्या क्या लिखोगे? यार बहुत बेसिक, नेम ऑफ द मेंबर, उसका एड्रेस, उसका पैन, उसका आधार, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी नेशनैलिटी, किस दिन मेंबर बना, शेयर बेच दिए तो किस दिन बेचे, गारंटी दी तो कितने अमाउंट की दी, क्या कंपनी में वो कोई और पोजीशन भी होल्ड करता है, तो ये सारी बातें आप किस में लिखोगे? कंटेंट्स, रजिस्टर में। अच्छा, अगर सवाल आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, बट अगर सवाल आ जाए कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर क्या होगा, तो कर सकते हो मेंबर की सारी डिटेल, कब मेंबर बना, किस दिन शेयर बेचे, राइट, गारंटी दी है तो किस बात की दी है, कि कंपनी में कोई और इंटरेस्ट है या नहीं, कितने शेयर लिए, किस प्राइस पर लिए, क्या ये सारी बात ROM में आएगी? बिल्कुल। अब वो क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड टू मेक एंट्रीज इज 7 days। इज व्हाट? 7 days। भाई अगर तुम्हें आज शेयर मिले हैं तो ये बात ROM के अंदर 7 दिन में आ जानी चाहिए। मतलब लेट अस सपोज आज अलॉटमेंट हुई, बोर्ड ने आज अलॉटमेंट की,
तो भाई अलॉटमेंट से 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर में ये एंट्रीज करनी पड़ेंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, द एंट्रीज इन द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर 88 shall be made within 7 days after directors और कमिटीज अप्रूव द अलॉटमेंट। क्या यहां तक क्लियर हो गया? पक्का पक्का। अब आता है रजिस्टर रखोगे कहां, रजिस्टर रखोगे कहां? तो लॉ मेकर कह रहे हैं द रजिस्टर शेल बी मेंटेन्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी अनलेस a special resolution is passed in the journal meeting authorizing keeping a register at any place within same CTV in which the registered office is situated or at any other place in which more than 1/10 of member reside। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर्ड, सॉरी प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, वो कह रहा देख कुछ भी हो, हर चीज कंपनी से रिलेटेड हर चीज रखने की सही जगह एक ही है, तुम्हें भी पता है वो कौन सी है, रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन सी है मेरे बच्चे? रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, लेकिन कहता है अगर तू एसआर पास कर ले तो तू उसको रख सकता है कहां पे, एनी प्लेस विद इन सेम CTV where registered office is situated। Simple, any place within same CTV where registered office is situated। या फिर any place in India, any place in India where more than 1/10 of member reside। अब मान लो अगर मेरी कंपनी के 1000 मेंबर है, ठीक है, अच्छा मोर देन 1/10 है, वर्डिंग्स क्या है मेरे बच्चे, मोर देन 1/10। मेरी कंपनी के 1000 मेंबर है, 1200, अच्छा 1000 मेंबर है तो 1200, लेट अस से एन एग्जांपल 200 कुरुक्षेत्र में रहते हैं, तो क्या मैं अपना ROM कुरुक्षेत्र में मेंटेन कर सकती हूँ? यस, प्रोवाइडेड क्या पास करना पड़ेगा, SR। देखो ROM MGT1 सेक्शन नंबर 88 रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स MGT2। ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा इंडेक्स बनाना है, मोर देन 50 मेंबर्स आर देयर, एंट्री होगी 7 डेज में, और या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या SR पास करके विद इन सेम CTV और एनी अदर प्लेस इन इंडिया वेयर मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर रिजाइड। अच्छा, अब ये जो टॉपिक्स ऐसे हैं इनमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं है, राइट? तो यू हैव टू मेक बुलेट पॉइंट्स कि ऐसे 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 ROM में ये कंटेंट है, इसमें ये है, कर लोगे? और हेलो सो गए? और इधर 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 आजा 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 आजा, पढ़ना है भाई, पढ़ना है, जल लीजिए। अगला करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज। ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज मतलब जो एंट्रीज आप ROM में करोगे उन्हें ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कैसे पता लगेगा कि वो जो एंट्रीज है वो सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एंट्रीज इन द रजिस्ट्रार एंड इंडेक्स shall be authenticated by a company secretary, shall be authenticated by a company secretary। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एंड डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द सेम शैल बी मेंशन्ड। क्या यहां तक क्लियर है? ये सवाल आ सकता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो एंट्रीज हो रही हैं उन्हें ऑथेंटिकेट कौन करेगा। देखो जो मैं करा रही हूं समझ आ रहा है, साथ साथ याद करते रहो, सो दैट इस वन शॉट के बाद आपका ये चैप्टर पक्का हो जाए। ठीक है, जल्दी बताओ, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो आप एंट्रीज कर रहे हो उसे ऑथेंटिकेट कौन करेगा? या तो CS या तो एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। और जिस दिन BR पास हुआ था, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, क्या वो दिन भी मेंशन होगा? यस, वो दिन भी क्या होगा? मेंशन होगा। अब एक इंडेक्स वाला तो कर लिया, यस 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 यस, इज लेस देन 50 तो जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ कीपिंग हम लोगों ने कर लिया, ओके। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर करेंगे। आइए सुनना, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, क्या कोई भी मेंबर, कोई भी कंपनी का स्टेक होल्डर जो कंपनी से रिलेटेड है वो इसे इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बट अगर किसी बाहर वाले को करना है तो क्या फीस देनी पड़ेगी? यस। एक बार पेपर में ये भी सवाल आया हुआ है, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94, अच्छा इस सेक्शन याद करने की नीड नहीं है, द रजिस्टर एंड देयर इंडिसेस
except when they are closed under the provision of this act 91. वो कह रहा है every register and the copies of the return shall be open for inspection by any member, debenture holder, other security holder or beneficial owner during the business hours without payment of fee एंड बाय एनी अदर पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ फीस. वो कह रहा है रजिस्ट्रार आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है. डिबेंचर होल्डर चेक कर रहा है, क्रेडिटर चेक कर रहा है, शेयर होल्डर चेक कर रहा है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कर रहा है, फ्री करे भाई, विदाउट पेमेंट ऑफ फीस करे. लेकिन अगर अदर पर्सन चेक कर रहा है तो क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? एक प्रिस्क्राइब्ड फीस. क्या होनी चाहिए? एक प्रिस्क्राइब्ड फीस. क्या इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं. अब कॉपीज ऑफ रजिस्टर एंड एनुअल रिटर्न, इसके हम बाद में बात करते हैं. अब वो कह रहा है रजिस्टर में अगर आपका नाम है तो इट इज लाइक एन एविडेंस. इट इज लाइक व्हाट? एविडेंस. अब एक कंसेप्ट आता है फॉरेन रजिस्टर. अब लॉ मेकर बोल रहा है कि भाई फॉरेन रजिस्टर का मतलब क्या है? मेरे ही आरओएम का एक पार्ट जो मैंने इंडिया के बाहर रखा है, क्योंकि वहां मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, एक ऐसा पार्ट जिसमें सारी फॉरेन शेयर होल्डर्स की डिटेल है, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन रजिस्टर. अच्छा, फॉर्मेट सेम होगा जैसे ओरिजिनल आरओएम का होता है, एंट्रीज भी वही होंगी जो ओरिजिनल आरओएम में होती है, ऑथेंटिकेशन भी उसी तरीके से होगी, लेकिन वो हमने आउटसाइड इंडिया रखा है और उसमें सारी फॉरेन शेयर होल्डर्स की डिटेल होंगी. सारी क्या होंगी मेरे बच्चे? फॉरेन शेयर होल्डर्स की डिटेल. Section 88 of the Companies Act empower company to keep the foreign register of members or debenture holder or other security holders residing outside India. It states a company may, if so authorized by it articles, आप फॉरेन रजिस्टर कब मेंटेन कर पाओगे मेरे बच्चे? इफ यू आर अथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स दैट इट कैन कीप इन एनी कंट्री outside India in such a manner and prescribed a part of register. मैं क्या बोल रही हूँ? R1 का ही पार्ट है. a part of register जिसे क्या बोलोगे? foreign register containing the name of the member debenture holder जो कहाँ रहते हैं? outside India. a foreign register is deemed to be a part of company's principal register and it shall be kept in the same manner. हो गया. वो कह रहे हैं फॉरेन रजिस्टर का डुप्लीकेट रजिस्टर इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा और जो भी एंट्री फॉरेन रजिस्टर में होगी वही एंट्री डुप्लीकेट रजिस्टर में भी की जाएगी. अब आपने एक फॉरेन रजिस्टर रख लिया, मान लो मैंने रशिया में. कहाँ रख लिया? रशिया में. तो क्या उसी से मिलता जुलता एग्जैक्ट कॉपी डुप्लीकेट इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखूंगी? बिल्कुल रखूंगी. क्या जो एंट्रीज मैं फॉरेन रजिस्टर में करूंगी क्या वही एंट्रीज डुप्लीकेट रजिस्टर में भी होंगी? यस, बिल्कुल होंगी. वो कह रहा है किसी भी टाइम अगर कंपनी चाहे फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करना, उसकी जगह चेंज करना, तो वो कर सकती है. एक बात याद रखना, जब कंपनी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करती है या जब कंपनी फॉरेन रजिस्टर की जगह चेंज करती है या जब कंपनी फॉरेन रजिस्टर को बंद करती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को एक फॉर्म जाता है जिसका नाम होता है MGT3. जिसका नाम क्या होता है मेरे बच्चे? MGT3. देखो क्या लिखा हुआ है. इट डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. इट्स प्रोवाइडेड दैट इफ अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल और विच हैज इश्यूड डिबेंचर अदर सिक्योरिटी, अगर अथराइज आर्टिकल से तो वो अपना फॉरेन रजिस्टर बना सकती है. अब देखो क्या लिखा हुआ है. द कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ रजिस्टर डिसकंटिन्यू ऑफ रजिस्टर, और अगर तुम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस इन द फॉर्म MGT3. और अगर आप चेंज कर रहे हो और डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो भी कौन सा फॉर्म जाएगा मेरे बच्चे? MGT3. आई होप इट्स ओके. वो कह रहा है फॉरेन रजिस्टर शेल बी मेंटेन्ड इन द सेम फॉर्मेट. इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन. राइट, आप इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहोगे. इफ फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट बाय कंपनी इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, द डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिगार्ड टू द रेक्टिफिकेशन शेल बी बाइंडिंग. ठीक है, सिंपल सी बात है. चलो आइए अब आगे बढ़ते हैं. अब एक कंसेप्ट आता है मेरे बच्चे, दैट कंसेप्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर. दैट कंसेप्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर. वो कह रहा है भाई देख, रजिस्टर ऑफ मेंबर और फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर ये आपको परमानेंटली प्रिजर्व करने हैं.
ये आपको क्या करने हैं, परमानेंटली प्रिजर्व करने हैं। दोबारा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये आपको परमानेंटली प्रिजर्व करने हैं। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, ये आपको मेंटेन करने हैं 8 ईयर्स के लिए। ये आपको कितने टाइम के लिए मेंटेन करने हैं, 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है, दैट इज, सुनना, वो कंसेप्ट है सेक्शन नंबर 89 एंड सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 89 एंड सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 89 है मेरे बच्चे सिग्निफिकेंट, सॉरी उसका तो 90 है। सेक्शन नंबर 89 है मेरे बच्चे रजिस्टर्ड ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर, एंड सेक्शन नंबर 90 है सिग्निफिकेंट रजिस्टर्ड ऑनर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक कंपनी के शेयर हैं, मेरा नाम उसके आरओएम में आया हुआ है, आई एम द रजिस्टर्ड होल्डर, आई एम वॉट, द रजिस्टर्ड होल्डर। अच्छा, उस शेयर पे डिविडेंड मुझे मिलता है, वोटिंग राइट मुझे मिलती है, तो मैं बेनिफिशियल भी हूं, मैं बेनिफिशियल भी हूं, यहां तक क्लियर हो गया। बट उस बुक्स में तो मेरा नाम है, लेकिन उससे रिलेटेड बेनिफिट्स किसी और को मिल रहे हैं, तो समझो उसकी रजिस्टर्ड ऑनर तो मैं हुई और बेनिफिशियल और कोई और हुआ। जैसे जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, अब शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, अब कंपनी की बुक्स में तो अगर आप देखो एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम होगा, यस और नो। कंपनी की किताबों में तो एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम होगा, यानी रजिस्टर्ड ऑनर तो वो है, लेकिन बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। बेनिफिशियल ऑनर कौन है, हम लोग हैं। तो दिस इज लाइक दिस, राइट। तो कह रहा भाई देख, 3 फॉर्म्स जाएंगे, एक रजिस्टर्ड ऑनर देगा, एक बेनिफिशियल ऑनर देगा और एक कंपनी देगी। यूजुअली क्या होता है, जब रजिस्टर्ड ऑनर को पता चला दैट आई एम द रजिस्टर्ड ऑनर, वो MGT 4 देता है कंपनी को विद इन 30 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज। जब बेनिफिशियल ऑनर को पता चला आई एम बेनिफिशियल ऑनर और रजिस्टर्ड अलग है, तो MGT 5 जाता है कंपनी को 30 दिन में। और जब कंपनी को ये पता चलता है कि रजिस्टर्ड अलग है, बेनिफिशियल अलग है, तो उसके 30 दिन में कंपनी आरओसी को देती है MGT 6। कंपनी क्या करती है, आरओसी को देती है MGT 6। क्या क्लियर हुआ? देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, makes it obligatory on the part of the person whose name is entered in the ROM of a company as a holder of the shares but who does not has beneficial interest, a declaration specifying कि किसका beneficial interest है। और beneficial owner क्या बोलेगा कि भाई मैं beneficial owner हूं, मेरे को पता है रजिस्टर्ड ये है। और जब ये दोनों चीजें कंपनी को पता चल जाएंगी मेरे बच्चे, तो कंपनी क्या देगी आरओसी को, MGT 6। देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड ऑनर MGT 4, बेनिफिशियल ऑनर MGT 5 और कंपनी क्या देगी मेरे बच्चे, MGT 6। क्या यहां तक क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज ओके, राइट। अब आता है कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। अब सुनना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर जब आप बात करते हो, मतलब कोई बड़ा बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है। अब अगर मैंने अपने नाम पे कंपनी के 15% शेयर भी लिए हैं, तो कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने नाम पे लिए हैं, क्योंकि वो मैंने अपने नाम पे लिए हैं। बट अगर मान लो मैंने पूरी होल्डिंग किसी और के नाम पे की है, या आधी किसी और के नाम पे की है, आधी अपने नाम पे की है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में चोर है। मानते हो या ये बात नहीं? कहीं ना कहीं क्या है, मेरे मन में चोर है। तो लॉ मेकर यहां पे क्या बोल रहा है कि शिवानी देख, अगर तेरी कोई भी इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं है, तो एसबीओ में आएगी ही नहीं। तू एसबीओ में आएगी कब? या तो जब तेरी पूरी होल्डिंग इनडायरेक्ट है, या जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। इस बात का याद रखना, अगर मेरी पूरी होल्डिंग डायरेक्ट है, मेरे नाम पे मेरे शेयर्स हैं, तो ये सेक्शन मुझे अप्लाई नहीं होगा। ये सेक्शन मुझे कब अप्लाई होगा? जब या तो मेरी पूरी होल्डिंग इनडायरेक्ट है, या तो आधी डायरेक्ट और आधी इनडायरेक्ट है। तो अगर मैं एसबीओ हूं, तो मुझे डिक्लेरेशन देनी है कंपनी को कि कंपनी में एसबीओ हूं, और कंपनी को वो आगे देनी है आरओसी को कि आरओसी ये एसबीओ है। सिंपल, क्लियर है मेरे पूछ को? क्यूट, इधर आओ क्यूट लिटिल बेबी। देखो वो कह रहा है एसबीओ कौन है। एसबीओ हम बात करते हैं एक रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी मतलब जिसमें देखा जा रहा है। वो कह रहा है कौन एसबीओ है, हु हैज डायरेक्टली
और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग। देखो या तो डायरेक्टली पूरा इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली के साथ मिलकर इनडायरेक्टली। ठीक है, कितना होल्ड करता है? नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर, या फिर नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट, या फिर जिसको नॉट लेस देन टोटल डिविडेंड मिलता है, या फिर जिसका कंपनी पर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जिसका कंपनी पर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक बार दोबारा, एसबीओ कौन है? जो या तो पूरा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, मतलब मिला करके होल्ड करता है नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स, और नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट, और नॉट लेस देन 10% ऑफ डिविडेंड, या फिर जिसका कंपनी पे क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम स्टार्टिंग से चलते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को आपको अभी और कवर करानी है, जिससे हमारी मेंबर्स की डेफिनेशन रहती है, राइट? तो आइए सबसे पहले हम अपनी मेंबर्स की डेफिनेशन जो है मेरे कुछ की, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, आइए। आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 55, अब ये सवाल आ सकता है कि 2 क्लॉज 55 के अकॉर्डिंग मेंबर कौन है? हमने इतना तो पढ़ा हुआ है, द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, तो सॉरी द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। क्या वो बन जाएंगे आपके मेंबर्स? बिल्कुल बन जाएंगे, राइट? देखिए, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी हु शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कोई भी दूसरा पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग to become member of the company and whose name is entered in ROM. तीसरा, every person holding shares of the company and whose name is entered as beneficial in the records of depository। अगर शेयर कौन से फॉर्म में? डीमैट फॉर्म में। तो ये अगर सवाल आ गया तो देखो इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहला, अगर आप मेरे एमओए के सब्सक्राइबर्स हो तो हम मानते हैं आपने मेंबर बनने पे एग्री किया था। दूसरा, शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो आपका नाम डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल रिकॉर्ड में होना चाहिए। तीसरा, अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो यू हैव अग्रीड इन राइटिंग, आपको अलॉटमेंट हुई है, कुछ भी हुआ है, यू हैव अग्रीड इन राइटिंग दैट यू विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 55। एक बार दोबारा, द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम, दोबारा द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, राइट, उनको हम मेंबर कंसीडर करेंगे मेरे बच्चे। एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम द मेंबर, उसे मेंबर कंसीडर करेंगे। और अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है और मेरे डिपॉजिटरी में आपका नाम है तो आपको क्या कंसीडर करेंगे मेरे बच्चे? मेंबर। अब वो क्या कह रहा है भाई, देख, मेंबर जब आप बन रहे हो, इट इज लाइक आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? अगर आप माइनर हो तो बताया आप मेंबर नहीं बन सकते, आप अनसाउंड माइंड हो तो आप नहीं बन सकते, या आपको अगर लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया है तो आप क्या नहीं बन सकते? मेंबर। ठीक है जी। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ये हमने बात करी कि आप कितने तरीकों से मेंबर्स बन सकते हो। मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस आ सकता है मेरे बच्चे। देखो क्या लिखा हुआ है, एज मेंबर का सेक्शन है 2 क्लॉज 55, शेयर होल्डर का कोई सेक्शन नहीं है। मेंबर की डेफिनेशन लिख देना, शेयर वो होता है, शेयर होल्डर कौन होता है? जो शेयर एक्वायर करता है। अ पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स अ मेंबर आफ्टर साइनिंग अ मेंबर, जब उसे शेयर मिलते हैं सिर्फ तब वो क्या बनता है? शेयर होल्डर। वो क्या बन सकता है? शेयर होल्डर। अ बियरर ऑफ अ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर, आपका नाम आरओएम में आना जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपके पास शेयर वारंट है ये आपको मेंबर नहीं बना सकता। हु कैन बिकम मेंबर वाला हमने पढ़ा था, सेक्शन 19 मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर एक्वायर नहीं कर सकती, बट ये तीन सिनेरियोज हैं। ये सवाल पेपर में आ सकता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें एक जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी होल्डिंग कंपनी की क्या ले सकती है? शेयर्स। वो अपनी होल्डिंग कंपनी की क्या ले सकती है मेरे बच्चे? शेयर्स। तो सबसे पहला, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर। भाई आप शेयर अपने नाम पे होल्ड नहीं करते हो, यू आर होल्डिंग शेयर एज अ डिसीज्ड, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर इन ट्रस्ट, और वेयर जहां आपकी सब्सिडरी बनने से पहले ही मेरे पास आपके शेयर थे, याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्ट और पहले ही शेयर थे। फिर हम फॉरनर्स माइनर की बात कर चुके हैं, इसके पाउनी की बात कर चुके हैं, पर्सन शेयर्स फिक्टिशियस नेम, सेक्शन 447 की पेनल्टी है वो मैं आपको याद कराऊंगी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आई गेस आपको आता है,
एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, याद रखो, अगर आपको लगता है ये मेंबर बहुत शरारती है, ये मेंबर कहलाने के लायक नहीं है, चलो ऐसा करते हैं इसको मेंबरशिप से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपल्शन ऑफ मेंबर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये बात हमेशा मेरे बच्चे याद रखना। देखो, अ कंट्रोवर्सी हैज अराइजन as to whether a public limited company has powers to insert an articles relating to expulsion of the member. The answer is no, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, Supreme Court will be illegal and void. In the life of opposite precision, it is clear that the assumptions by the directors of any power to expel a member amending its article is illegal and void. ये आप ये लाइन अंडरलाइन करके अगर मान लो सवाल आ गया रजे, तो आप यही लिख कर आ सकते हो, इट इज क्लैरिफाइड दैट assumption by the directors of a company of any power to expel a member by inserting any clause in AOA is illegal and void. कर हो गया मेरे बच्चे। फिर हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करी, राइट, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करी, कहाँ रखे जाएंगे, इंस्पेक्शन कब कर सकते हैं, कब इंस्पेक्शन नहीं कर सकते फॉरेन, ठीक है, उसके बारे में बात करी। एंड उसके बाद हमने अपना बेनिफिशियल ऑनर ये किया, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर किया, राइट। दैट्स ऑल वी नीड टू डू इन दिस। फटाफट एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद जो कंसेप्ट हैं लाइक वीटो पावर, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, वो हम एकदम लास्ट में जब हम मैराथन्स वगैरह करेंगे वो हम तब कर लेंगे, ठीक है। अब मान ये क्वेश्चंस कर लेना बस, एक कंपनी है, ठीक है, मान लो मैं हूँ, मैं एसबीओ हूँ, तो मुझे कंपनी को बेन देना है, बेन 1 देना है विद इन 30 डेज, एंड कंपनी बेन 2 देगी आरओसी को विद इन 30 डेज। ये बात हम याद करके रखेंगे, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मेरे बच्चे रजिस्टर ऑफ, सॉरी, ये जो आपका है चैप्टर है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, ये बहुत फटाफट से हमने किया, सो दैट विल गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये क्या होता है। वैसे जब हमने क्लास में किया था ऑब्वियसली बहुत टाइम लगाया था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, बट इट्स लाइक अ वन शॉट जहाँ फटाफट से आपको रिवाइज करा दे, ठीक है। मेंबर्स के वैसे राइट्स क्या होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, वीटो पावर क्या होता है, ये जब हम अपनी मैराथन्स वगैरह लेकर आएंगे ये विल डिस्कस दैट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो। आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, आई होप दिमाग में क्लियर हो मेरे बच्चे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड मेरे बच्चे। बाय बाय।